अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें नेचुरली कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनकी कौन कौन सी सोर्सेज है। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं सोर्सेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वैसे ये आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। और सबसे पहले आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा प्रिपेयर हुआ था, वो था यूरिया। और किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था इन 1928 में। ये याद रहा, 1820। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमें नेचुरली हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इनकी कौन कौन सी सोर्सेज है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो मैंने लिखा है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिक हैं वो हैं चार नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 1, एक तो हमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। दूसरा हमें कोल से मिलते हैं, कोयले से। और तीसरा हमें नेचुरल गैस से मिलते हैं। और चौथा हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो ये चारों नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो यहाँ से हम नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इनमें से ये जो कोल और नेचुरल गैस और ये जो पेट्रोलियम है ना, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। वैसे आपको पता है प्लांट्स और जो एनिमल्स का रेजिड्यू होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड के बाद जो रेजिड्यू जो हिस्सा बचता है हम उसे फॉसिल कहते हैं। तो ये कोल, ये नेचुरल गैस, ये जो पेट्रोलियम है ना, ये तीनों जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के आफ्टर द डेथ, मतलब डेड के बाद जो इसका रेजिड्यू बचता है वो ये होता है कोल, नेचुरल गैस। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, और रेजिड्यू को हम क्या नाम देते हैं, आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स को फॉसिल कहते हैं। तो दीज आर द फॉसिल्स। ठीक है, याद रखा, ये फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, इसलिए हम इनको फॉसिल्स कहते हैं। लेकिन हम इनको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल्स के तौर पर, तो हम इसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ये याद रखें। ठीक है, तो चलें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें, अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक सोर्स है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, बाकी ये जो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम है, ये खुद यहाँ प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। तो इसका मतलब है जो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं थ्रू द वाइटल फोर्स, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसके बेस पर। ठीक है, तो वो कहाँ होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में। इसीलिए हम बेसिक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, जैसे आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कहाँ, फॉर्मिका में बनता है। और फॉर्मिका किसे कहते हैं, लैटिन में एंड को कहा जाता है। इसी तरह सिट्रिक एसिड कहाँ बनता है, सिट्रियम में बनता है। सिट्रियम कहते हैं लेमन को, लेमन एक प्लांट है। इस तरीके से मतलब टार्ट्रिक एसिड टार्ट्रेट्स में बनता है, ग्रेप्स कहा जाता है और ग्रेप्स का प्लांट होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रिपेयर होते हैं, तो वहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। तो इसलिए हम प्लांट्स और एनिमल्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचुरल सोर्स है, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उसके बाद अब आ जाए सबसे इम्पोर्टेंट है कोल। अब ये कोल क्या है, आपको पता है, ये जो कोल है ना, कोयला, कोल इज आल्सो द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कोल को हम मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो बेसिकली ये कोल जो होता है ये मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ज़्यादातर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कोल से निकालते हैं, इसलिए हम कोल को मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम तो ये डिस्कस करेंगे अब कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये कोल कैसे बनता है। आपको पता है कोल कैसे बनता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कोल, हाउ कोल इज फॉर्म। ठीक है, इनसाइड द अर्थ, तो किस तरीके से कोल बनता है ज़मीन के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है ये जो प्लांट्स होते हैं पहले के ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स होते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ एक्सटर्नली कंडीशन की वजह से, मतलब ज़लज़ले आते थे या अर्थक्वेक, ठीक है, ज़लज़ले आते थे या बड़े बड़े तूफ़ान आते थे, तो उनके केसेस में क्या होते हैं, बड़े बड़े वो दरख्त ज़मीन पर गिर जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो, अगर मैं आप लोगों को समझा दूं इस तरीके से सिंपल वे, तो सपोज़ करें ये आपको पता है ये एक प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो किसी ज़लज़ले, अर्थक्वेक या कोई तूफ़ान की वजह से ये प्लांट्स गिर जाते हैं। ठीक है, ये गिर जाते हैं। ठीक है,
गिरने के बाद ये डेड हो जाते हैं। ज़मीन, आपको पता है जैसे ही ये ज़मीन के अंदर गिर जाते हैं एज के ऊपर, तो इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि ये जो ज़मीन होती है अर्थ के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो इस वुड के साथ मिल जाते, मिक्स हो जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया भी इन डेड जो वुड, ये जो वुड जो क्या हो गया, डेड हो गया, अब इसके ऊपर बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और बैक्टीरिया इनके ऊपर अटैक करते हैं और इनकी केमिकल्स को चेंज करते हैं, वुड की केमिकल्स को। इस तरीके से वुड जो डेड हो जाता है वो बैक्टीरिया और केमिकल्स की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वुड की कंडीशन चेंज हो जाती है कि एक दूसरी स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये एक तरीका लिखा है, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले क्या होता है, कोल कैसे बनता है। हमने कहा कि सबसे पहले वुड जो होता है वो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, जलजला या तूफान की वजह से गिर जाते हैं ज़मीन पर, और गिरने के बाद हम उसको क्या कहते हैं, डेड वुड कहते हैं। तो सपोज डेड प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट डेड हो जाता है, उसको हम वुड कहते हैं, ठीक है। तो वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो फिर ज़मीन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया, तो वो केमिकल और बैक्टीरिया उस वुड के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वुड के साथ वो रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये केमिकल्स और ये जो बैक्टीरिया होते हैं अर्थ के अंदर, ये इस वुड के साथ अटैच हो जाते हैं, इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वुड के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक ये रिएक्शन चलती रहती है वुड के साथ। इसी तरह वुड की कंडीशन चेंज हो जाती है, तो वुड की स्टेट चेंज हो जाती है। उससे कौन सी स्टेट बनती है, बैक्टीरिया और केमिकल की रिएक्शन की वजह से वुड चेंज हो जाता है किसी दूसरी स्टेट में, जिसको हम कहते हैं पीट्स। तो उससे पीट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, ये पीट्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो पीट्स होते हैं, दीज आर, ये लाइट ब्राउन कलर का वुड होता है। बेसिकली क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर का वुड होता है और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब क्या बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाते हैं क्या, इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, अब ये पीट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो पीट्स बन जाते हैं, तो इस तरीके से लाइट ब्राउन कलर के पीट्स बन जाते हैं। अच्छा, जैसे ही अब ये पीट्स बन जाते हैं, तो आपको पता है हज़ारों करोड़ों सालों के बाद क्या होता है, ऐसा ऐसा क्या होता है कि इन पीट्स के ऊपर क्या हो जाता है, इनके ऊपर दबाव हो जाता है, मिट्टी आती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके ऊपर मिट्टी आती जाती है, तो जिसकी वजह से, और ये जो पीट्स होते हैं ना, ये हज़ारों करोड़ों सालों के बाद ये पीट्स क्या होते हैं, ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम, हज़ारों करोड़ों सालों के बाद ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, इनके ऊपर मिट्टी, जो दूसरे मटेरियल इनके ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे ही ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो दबने की वजह से इन पीट्स का प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, इन पीट्स का प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इनका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने की वजह से फिर ये आस्ता आस्ता पार्शियली कंबस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ये आस्ता आस्ता जलना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जलने की वजह से ये अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं पीट्स, तो पीट्स फिर चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि इन पीट्स के ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आ जाता है हज़ारों करोड़ों सालों के बाद। ज़मीन के अंदर ये पीट्स दब जाते हैं, फिर उनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आ जाता है, जिसकी वजह से ये पीट्स आहिस्ता आहिस्ता पार्शियली जलना शुरू हो जाते हैं। और इस पीट से क्या बन जाते हैं, एक और स्टेट बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिग्नाइट कहा जाता है। तो ये लिग्नाइट बेसिकली डार्क ब्राउन कलर का ये क्या होता है, ये वुड होता है, ठीक है, जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये पीट से बनता है, ठीक है। तो डार्क ब्राउन कलर का होता है और ये स्पंजी लाइक होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इससे अधिक लिग्नाइट। फिर ये लिग्नाइट जब बन जाता है, तो अब ये लिग्नाइट जब बन जाएगा, तो लिग्नाइट बनने के बाद क्या होगा, हज़ारों करोड़ों सालों के बाद इनके ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है आस्ता आस्ता। जाहिर सी बात है, टाइम गुजरने के बाद ज़मीन के अंदर चीज़ दबती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हज़ारों करोड़ों सालों के बाद अब ये जो लिग्नाइट्स होते हैं, इनके ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता है। तो और प्रेशर बढ़ने की वजह से तो लिग्नाइट के ऊपर प्रेशर टेम्परेचर और हाई हो जाता है ज़्यादा दबने की वजह से। तो ये लिग्नाइट जो स्टेट होती है, ये काफ़ी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से ये लिग्नाइट जलना शुरू हो जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, जल कर किस में कन्वर्ट हो जाती है, बिटुमिनस कोल में चेंज हो जाती है। किसमें, बिटुमिनस। और ये बिटुमिनस कोल जो होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। और ये हाईएस्ट रकन्स है और ये बहुत स्टेबल होता है, ज़मीन के अंदर ज़्यादा मिलता है। तो क्योंकि बिटुमिनस जो कोल बनता है ना ज़मीन के अंदर, वो काफ़ी टाइम तक पड़ा होता है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ये स्टेट मिलती है, हमें बिटुमिनस कोल,
ठीक है। अगर इस बिटुमिनस कोल के ऊपर भी अगर हज़ारों करोड़ों सालों के बाद अगर इस बिटुमिनस कोल के ऊपर अगर प्रेशर और बढ़ जाए, हाई प्रेशर हो जाए, तो ये बिटुमिनस कोल भी मजीद किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरी स्टेट एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, एंथ्रासाइड में। और ये जो एंथ्रासाइड होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, मीन्स ये भी कोल है लेकिन दिस इज वन द हार्डेस्ट कोल कहा जाता है। ये बहुत ही हार्डेस्ट कोल है और शाइनिंग, इसके अंदर शाइनिंग आ जाती है और ये ब्लैक कलर का है, शाइनी ब्लैक कलर होता है इसका अंदर, ठीक है, इसका शाइनी ब्लैक कलर। और ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एंथ्रासाइड, ठीक है, माना कोल ही होता है बहुत ज़्यादा। अगर सपोज करें आप कहते हैं सर अगर इस एंथ्रासाइड के ऊपर हज़ारों करोड़ों सालों के बाद अगर एंथ्रासाइड के ऊपर अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाए फिर क्या होगा, फिर मैं ये कहूँगा कि जब एंथ्रासाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो फिर ये क्या होगा, एंथ्रासाइड ये मज़ीद कन्वर्ट हो जाएगा, मज़ीद हार्डेस्ट सब्सटेंस से डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, और डायमंड में प्योर क्या होते हैं, कार्बन। तो ये मज़ीद एंथ्रासाइड किस में चल जाएगा, डायमंड में जाएगा। और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, ये काफ़ी हार्डेस्ट होता है, ठीक है, वो किससे, एंथ्रासाइड से भी ज़्यादा हार्डेस्ट होगा। और इसके अंदर क्या होते हैं आपको पता है, कार्बन। तो डायमंड भी इस तरीके से बनता है। तो ऐसे कोयले से इस तरीके से ये बनता है प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खास पॉइंट लिखिए। मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आप वुड से पीट से क्या, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइड, अगर आप चलो सपोज करें आगे डायमंड की तरफ भी अगर आप चले जाते हैं तो आपने कभी नोट किया कि क्या होता है यहाँ पे, अगर आप ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट मीन्स एंथ्रासाइड डायमंड की तरफ, तो क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है। याद रखना, जैसे जैसे ही वुड आपका किसमें, पीट्स, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइड और आगे अगर डायमंड में चला गया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज होती जाती, ठीक है। तो कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज होती जाती है और हार्डनेस भी इंक्रीज होती जाती है। याद रखना को मतलब कि हार्ड होता जाता है, जैसे सॉफ्ट है ये मॉडरेट होता है, उसके बाद ये हार्ड बिटुमिनस और वो हार्डेस्ट, और उसके बाद अगर डायमंड बनेगा तो वो काफ़ी हार्डेस्ट होगा उससे भी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जाने से कार्बन की परसेंटेज भी बढ़ती जाती है और हार्डेस्ट। तो ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी, अगर एमसीक्यूज पूछा जाए एंथ्रासाइड से ज़्यादा हार्डेस्ट है या बिटुमिनस, तो ये अगर ये पूछा जाए एंथ्रासाइड में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है या बिटुमिनस, तो आप कहेंगे एंथ्रासाइड। लेफ्ट टू राइट कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती जाती है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद ये, लेकिन मैंने क्या कहा कि जमीन के अंदर बिटुमिनस कोल बनता है। क्या बनता है, बिटुमिनस कोल। ज़्यादातर ये होता है, ये हाईएस्ट अकरेंस में होता है, मतलब अगर आप ज़मीन खोदेंगे तो आपको ज़्यादातर बिटुमिनस कोल मिलता है। और इस तो क्या करते हैं कि ये ज़मीन को खोदा जाता है और उसमें से ज़मीन में से ये बिटुमिनस कोल निकाला जाता है। तो ज़्यादा बिटुमिनस कोल, इस बिटुमिनस कोल को निकालते हैं और निकालने के बाद इस बिटुमिनस कोल को कहाँ लेके जाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं इसको, इंडस्ट्री के अंदर लेके जाते हैं बिटुमिनस कोल को। और इस बिटुमिनस कोल को क्या करते हैं, एक बहुत बड़े कंटेनर में उसको क्या करते हैं, बिटुमिनस कोल को उसमें भरते हैं, ठीक है, उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी बहुत बड़ा कंटेनर होता है। तो उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो बहुत बड़ा एक कंटेनर होता है उनके पास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये बहुत बड़ा कंटेनर होता है। तो उस कंटेनर में से सबसे पहले एयर निकाली जाती है, ठीक है, तो उस एयर को बाहर निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एयर निकालने के बाद क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इस एयर निकालने के बाद क्या होता है इसके अंदर, तो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जैसे ही एयर निकालेंगे, याद रखो इस कंटेनर के अंदर जो एयर होती है उसको वैक्यूम के जरिए से हवा को बाहर निकाल दें, तो अब यहाँ पर एयर नहीं रहती। उसके बाद क्या होता है, ये जो कोल होता है उस कोल को यहाँ पे अंदर रखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये कोल यहाँ पर आ जाता है, ठीक। उसके बाद ना इस कोल को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो 500 से 1000 सेंटीग्रेड, 500 to 1000 सेंटीग्रेड पे इस कोल को हीट किया जाता है। जब इस कोल को हीट किया जाता है तो फिर इस कोल से क्या है, कुछ गैस निकलती है। क्या निकलती है, कुछ गैस निकलती है, यहाँ से कुछ गैस निकलती है, जिसको इस गैस को हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ऐसा ये कोयला मेल्ट पिघलना शुरू हो जाता है, तो फिर इस कोयले से ना कुछ गाढ़ा लिक्विड निकलता है। क्या, बहुत ही विस्कस लिक्विड निकलता है, ठीक है। उस विस्कस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, उस विस्कस लिक्विड को हम कहते हैं कोल टार कहा जाता है। और बाकी जो
बॉटम में जो कार्बन का रेजिड्यू बचता है, इस कोयले का, सॉरी, इस कोल का जो रेजिड्यू बचता है, रिमेनिंग जो हिस्सा बचता है ज़मीन के मतलब बॉटम में, वो क्या कहलाता है, उधर उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोक। और ये कोक क्या होता है, बेसिकली ये कार्बन होता है। तो इसी तरह सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोल को हीट करते हैं तो कोल में से बेसिक 3 चीज़ें निकलती है। इसमें से गैस निकलती है जिसे हम कोल गैस कहते हैं, लिक्विड निकलता है कोल टार, और इसका जो रेजिड्यू बचाता है उसको हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम क्या करते हैं कि ये कोयला आप निकालते हैं ज़मीन से, जैसे ही कोयला निकालेंगे तो आप इस कोल को क्या करेंगे, 500 to 1000 सेंटीग्रेड पे आप हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कि जिस कंटेनर में आप कोयला रखेंगे उसमें एयर नहीं होनी चाहिए। तो आप इस कोल को क्या करेंगे, हीट करेंगे 500 to 1000 टेम्परेचर पे, ठीक है। और कोल को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर की मौजूदगी में, ठीक है, साफ सुथरे एक कंटेनर में आप कोल को हीट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीडी। डीडी का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो याद रखो, किसी अगर आप सॉलिड को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं और उनमें से चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी लिक्विड को हीट करके उनमें से चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो याद रखो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों में हम हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन फॉर सॉलिड्स के लिए होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर लिक्विड के लिए होता है, ये ध्यान में रख लेना। तो इसी तरह कोल एक सॉलिड है, तो हम कोल को जब हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब कोल को जब हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो और इसको हम ना पायरोलाइसिस भी कहते हैं कोल को। पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब ब्रेक, किसी चीज को हीट के जरिए से अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड द पायरोलाइसिस। तो हम कह सकते हैं कि जब कोल को हीट करते हैं, पायरोलाइसिस करते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो इस कोल में से बेसिकली 4 चीजें मिलती है हमें। एक तो ये मिलता है कि इस कोयले में से कुछ गैस मिलती है जिसको हम कोल गैस कहते हैं, और वो गैस कौन सी होती है जो कोयले से मिलती है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ईथेन, प्रोपेन, थोड़ी क्वांटिटी वो भी मिलती है, ठीक है। इसी तरह इस कोयले में से हमें एक लिक्विड भी मिलता है बहुत ही गाढ़ा, जिसको हम कोल टार कहते हैं। तो कोल टार क्या है, एज अ विस्कस ब्लैकिश लिक्विड, एक बहुत ही गाढ़ा ब्लैकिश लिक्विड होता है और मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस कोल टार में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, ये काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए ये काफ़ी गाढ़ा होता है। इसी तरह इसमें से एक और कौन सी मिलती है प्रोडक्ट, जो रिमेनिंग हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कोक। क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। और ये कोक क्या होता है, बेसिकली दिस वन इज अ प्योर कार्बन। तो जो कोयले का रिमेनिंग रेजिड्यू जो बचता है हिस्सा, हम उसे कोक कहते हैं और ये प्योर कार्बन होता है। इसी तरह कहा जाता है कि जब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसे कोल गैस, कोल टार और कोक बनता है। 3 तो ये, लेकिन इसके इनके साथ साथ ना अमोनिया का सोल्यूशन भी बनता है कोल में से, इसीलिए हम उस चौथी को क्या कहते हैं, अमोनिकल लिक्विड्स भी कहा जाता है। अमोनिकल लिक्विड्स कहते हैं द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो इसी तरह ये 4 चीज़ें प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं ये, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो ये कोयले से हमें मिलती है जब हम कोल को हीट करते हैं, तो उनमें से 4 प्रोडक्ट। इनमें से अब एक बात याद रखो, अब इनमें से ना जो कोक होता है जिसको हम प्योर कार्बन कहते हैं, तो ये कोक जो होता है हम इसको भी यूज़ करते हैं, इसको फेंकते नहीं हैं। तो इसको भी इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इस कोक को जो कार्बन से हमें मिलता है उस कोक को हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कहाँ पर, इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो हम इस कोक को यूज़ करते हैं कहाँ, आयरन और स्टील वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर हम इस आयरन को इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। किसी मेटल को रिड्यूस करना होता है, उनके ऑक्सीजन को अगर हमें रिमूव करवाना होता है तो हम कोक इस्तेमाल करते हैं, कार्बन। तो वो कार्बन क्या करता है, उस मेटल से ऑक्सीजन लेकर और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये मेटल को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, मतलब उनके ऑक्सीजन को रिमूव करने। तो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, ये कोक को, याद रखना। इसी तरह फिर आगे चलते हैं कि अब ये जो कोल टार बना ना आपका कोल टार, ये बहुत ही विस्कस, काफ़ी गाढ़ा लिक्विड होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स होते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि इस कोल टार को मज़ीद हम हीट देकर इन
कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। तो इसका मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोल टार इज फर्दर अंडरगो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इस कोल टार को मजीद हीट देकर इनमें से कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, और किसी लिक्विड को हीट देकर उनमें से कंपाउंड्स को सेपरेट करना बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पर, ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि कोल टार की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो इस कोल टार के अंदर जो कंपाउंड्स थे उनको सेपरेट करते हैं। तो ठीक है, कोल टार के अंदर बहुत सारे, वैसे एक बात बताओ, कोल टार के अंदर सॉरी, तो कोल टार के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? मैंने यहाँ लिखा, बेंजीन होता है, टोलिन होता है, उसके अंदर ज़ाइलिन होते हैं, फिनोल्स होते हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस कोल टार के अंदर मौजूद होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को, कोल टार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के हम इन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं मुझे आप कि इन कंपाउंड्स को जब आप कोल टार में बेंजीन भी है, तो जिस कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट लो होगी तो सबसे पहले वो एवापोरेट होगा, वो निकलेगा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद जिसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ज़्यादा होगी वो उसके बाद निकलेगा। तो 1 बाय 1 क्या होगा कि कोल टार से हम 1 बाय 1 कंपाउंड्स को क्या करेंगे, सेपरेट करते जाए। इसी तरह हम कोल टार में से जो भी बेंजीन को अलग करेंगे, फिनोल भी निकालेंगे, टोलिन, अदर दूसरे कंपाउंड, इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये किस बुनियाद पर अब सेपरेट करते हैं? अगर पूछा जाए कि कोल टार में से सॉरी, कोल टार में से अगर हमने कहा जाए कि हम कोल टार में से मतलब के कंपाउंड्स को सेपरेट कर दें ऑन व्हाट बेसिस, किस बुनियाद पर? तो आपसे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के तौर पर हम इनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। और याद रखो, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेस्ट में पूछा जाता है कि जो कोल टार होता है, इट इज़ अ रिच, ये तो रिच है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कोल टार के अंदर? दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो याद रखो कि कोल टार के अंदर ज़्यादातर वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, तो आप मुझे खुद बताओ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? कोल टार से। और कोल टार कहाँ से निकाल रहे हैं आप? कोल से निकाल रहे। तो हम कह सकते हैं कि हम कोल से भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कोल भी एक नेचुरल सोर्स है जहां से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन, फिनोल्स, इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कोल। अब उसके बाद थर्ड, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, वो नेचुरल सोर्स है, ठीक है। वैसे नेचुरल गैस है क्या, आपको पता है? ज़मीन से जो गैस निकलती है हम उसे नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये जो नेचुरल गैस होती है ना, तो इस नेचुरल गैस के अंदर कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक तो होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक, ये पूछा जाता। मैंने लिखा इज अ मिक्सचर ऑफ द लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल गैस के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक कौन से कंपाउंड होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। वो भी कौन से? लो बॉइलिंग पॉइंट वाले, बिल्कुल मतलब कम कार्बन वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं इसके अंदर। लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। उसकी कंपोजिशन देखे तो कौन कौन से, जैसे नेचुरल गैस में मीथेन होता है, बहुत ही सबसे फर्स्ट कंपाउंड है ऑर्गेनिक का। इसी तरह इथेन होता है, लाइटेस्ट कंपाउंड, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मुझे बताओ ये क्या है? दीज आर आधे हाइड्रोकार्बन्स। और ये क्या है? लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रो, क्योंकि गैस है, गैसेस की बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, तो ये होते हैं। मीथेन होता है 94.66%, इथेन कितना होता है 1.05, और प्रोपेन 0.28, और ब्यूटेन 0.1 से। इनके अलावा इस नेचुरल गैस के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है। नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ी बहुत क्वांटिटी हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, नियॉन, इनके अलावा और भी कंपाउंड्स, मतलब ये भी मिक्स होते हैं। याद रखो किसमें? नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो वो मीथेन होता है। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना, हम उसे क्या कहते हैं? मेजर कंपोनेंट। तो मीथेन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में मीथेन ज़्यादा होता है। तो कभी कभार हम ये कहते हैं कि नेचुरल गैस को हम मीथेन भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर मीथेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम उसे मीथेन भी कहते हैं। अगर ये पूछे कि सबसे कम क्वांटिटी में हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है नेचुरल गैस में, तो फिर आप ब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि 0.17% होता है, ठीक है। तो ये है नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस के कुछ ना टर्म्स इस्तेमाल होते हैं हमारे डेली लाइफ में, थोड़ा उनको भी डिस्कस करते हैं। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है, तो इन पर डिस्कस करते हैं। कैसे?
NG मतलब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये जो ज़मीन, ये जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं ना गैस, इसको हम सिंपली नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। वो सुई गैस इसलिए कहते हैं कि वो सुई जो प्लेस है वहाँ से निकलती है, सुई सीट से, इसी वजह से हम उसको सुई गैस, लेकिन है तो वो नेचुरल गैस है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से NG मतलब नेचुरल गैस, तो ये नेचुरल गैस आम जो गैस होती है इसको। एक होता है CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब आप जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर देके कंप्रेस करते हैं, जब आप नेचुरल गैस को कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर के जरिए से, तो उस कंप्रेस नेचुरल गैस को हम क्या कहते हैं? CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस का मतलब ये जो CNG होती है, नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस, ये भी बेसिकली यही होती है, नेचुरल गैस ही होती है, बस इसको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है इससे। अच्छा, एक होता है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG। लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी क्या होती है? वो भी यही होती है, नेचुरल गैस ही होती है। मतलब अगर आप सबसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी गैस है आप, क्योंकि ये नेचुरल गैस ही होती है। मतलब जब इस नेचुरल गैस को ना हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देते हैं तो फिर ये नेचुरल गैस से लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके हम स्टोर कर रखते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करते हैं हम मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, वो कंप्रेस नहीं करते बल्कि लिक्विफाइड करते हैं। मतलब इस नेचुरल गैस को लिक्विफाइड करके उसके बाद यूज़ किया जाता है, ये याद रखना। तो मतलब NG, CNG, LNG ये एक ही, इनकी कंपोजिशन सेम है, ये सेम कंपोजिशन है इनके अंदर, बस, ठीक है। वो नॉर्मली गैस स्टेट में और कंप्रेस्ड होती है और यहाँ पर लिक्विफाइड है, इसको लिक्विफाइड का। अच्छा, एक और टर्म इस्तेमाल होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है। अब ये LPG ये थोड़ा चेंज है इनसे। अगर आप सबसे LPG माना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? तो उसमें ज़्यादातर ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, याद रखो। जो LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो उनके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन, नॉट मीथेन और इथेन उसमें नहीं होती, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। वो इसलिए कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ना, और याद रखो ब्यूटेन और जो प्रोपेन होते हैं ना, ये बेसिकली इजीली लिक्विफाइड हो जाते हैं। क्या? बहुत ही आसानी से लिक्विफाइड। जितने बड़े कंपाउंड होते हैं ना, वो इजीली लिक्विफाइड हो जाते हैं, इसलिए हम ब्यूटेन और प्रोपेन को आसानी से लिक्विफाइड करते हैं और फिर इसको हम यूज़ करते हैं घर में, ठीक है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लाइटर होता है ना, तो वो लाइटर के अंदर जो गैस होती है वो भी ब्यूटेन होती है, लेकिन उसको लिक्विफाइड करके उसमें रखा जाता है, ठीक है। LPG या प्रोपेन भी थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादातर वो ब्यूटेन होती है, ठीक है। इस तरीके से ये थी क्या? ये थी नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो ये तीसरी सोर्स है। तो अब खुद बताओ, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये है क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, तो ये कहाँ से? नेचुरल गैस। तो इसका मतलब है हम नेचुरल गैस से भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें नेचुरल गैस से मिलते हैं, तो इसलिए हम नेचुरल गैस भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है? नेचुरल सोर्स है, ठीक है। इस तरीके से अच्छा, अब उसके बाद चौथी नेचुरल सोर्स कौन सी है? वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम चौथी सोर्स है नेचुरल गैस और नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम वो कहाँ से? प्लांट्स, एनिमल से लेते हैं, कोल से भी ले सकते हैं और नेचुरल गैस है। और चौथा है पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है आपको पता है? ये पेट्रोलियम बेसिकली हम कहते हैं कि ज़मीन से जो ऑयल निकलता है ना, ज़मीन से ऑयल, ठीक है, उस ऑयल को हम कहते हैं पेट्रोलियम। वैसे ही जो पेट्रोलियम जो लफ्ज़ है ना, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। पेट्रोलियम दो लफ्ज़, एक पेट्रो लफ्ज़ लिया गया पेट्रो से, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और ओलियम लफ्ज़ लिया गया है ओलियम से, इसका मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो लैटिन में ओलियम कहते हैं ऑयल को, तो इसका मतलब है इसको हम क्या कहते हैं? रॉक ऑयल। तो बेसिकली ये जो ऑयल है ना, तो ये ऑयल सबसे पहले हमें रॉकी प्लेस से मिला था। कहाँ से मिला था? रॉकी प्लेस से ऑब्टेन हुआ था, इसीलिए इस ऑयल का नाम रखा गया पेट्रोलियम, रॉक ऑयल। तो इसीलिए हम इसको पेट्रोलियम या रॉक ऑयल कहते हैं, ठीक है। इस पेट्रोलियम के ना और भी बहुत सारे नेम हैं, जैसे हम इस पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्रूड ऑयल। क्रूड उसे कहा जाता है जिसमें से हम बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, हम उसे क्रूड कहते हैं। तो इस पेट्रोलियम से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेट्रोल करते हैं इससे हम, ठीक है, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ग्रीस, ये सब कहाँ से? ये हम सब इस पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पेट्रोलियम क्या है? आल्सो क्रूड ऑयल कहा जाता है। और इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं।
पेट्रोलियम को हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। मिनरल ऑयल क्यों कहते हैं हम? एक्चुअली मिनरल हम उससे कहते हैं जो भी हमें ज़मीन से चीज़ें मिलती है, दैट्स कॉल्ड मिनरल कहा जाता है। तो ये ऑयल भी हमें ज़मीन से मिलता है, इसलिए हम इसको मिनरल ऑयल कहते हैं। एक्चुअली उसके बाद क्या है, हम इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये लिक्विड गोल्ड पूछा जाता है। लिक्विड गोल्ड हम किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो ये टर्म्स है। अब आ जाएं, ये पेट्रोलियम क्या है? बेसिकली ये पेट्रोलियम एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, बहुत ही विस्कस लिक्विड होता है। इसके अंदर ना बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो मैंने लिखा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं पेट्रोलियम के अंदर? ये ज़हन में रख लो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी कौन से? स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, नॉर्मल चेन, ठीक है, नॉर्मल जो स्ट्रेट कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ब्रांचेस वाले हाइड्रोकार्बन भी होते हैं इसके अंदर, जैसे 2 मिथाइल 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूट आ जाए, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, तो इसमें सब्स्टिट्यूट आता है, उनको ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांचिंग वाले इसमें हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। और थर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, तो इस तरीके से। और साथ साथ में हम ना याद रखो कि इस पेट्रोलियम के अंदर ना चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, जैसे बेंजीन हो जाता है, ठीक है, टोलिन हो जाता है, तो ये भी सब इसके अंदर होते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि हम पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे, याद रखा, ये भी क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर, स्ट्रेट वाले, ब्रांच वाले, साइक्लिक, एरोमेटिक, तो ये सब, ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके अंदर वो कितने कार्बन के कितने कार्बन तक? तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना पेट्रोलियम में, वो 1 कार्बन से लेकर 40 कार्बन तक हाइड्रोकार्बन होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मतलब 40 तक, क्या होते? 40 तक कार्बन तक हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती है इसके अंदर, इतने रिच है, ठीक है। और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पेट्रोलियम क्या है? व्हाट इज द पेट्रोलियम? तो इसकी कुछ खासियत, पेट्रोलियम इट इज़ अ विस्कस, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है, और स्टिकी, ये बहुत स्टिकी होता है, अगर आप इसको हाथ लगे तो ये चिपकता है, तो इसके अंदर चिपकने वाली खासियत होती है, तो ये बहुत स्टिकी। और ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर का होता है काफ़ी, ठीक है। और मैंने लिखा है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कितने? तो मैंने लिखा है मिक्सचर ऑफ मोर देन 500 ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पेट्रोलियम के अंदर 500 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने कहा कि इस पेट्रोलियम को ना क्या करते हैं? इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। ये जहाँ ज़मीन से निकलता है वहाँ पाइप लगा के ना उसको फिर इंडस्ट्री तक पहुँचाते हैं। इसी तरह क्या होता है कि इस पेट्रोलियम को इंडस्ट्री लेके जाते हैं और इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, मीन्स इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्योंकि इस पेट्रोलियम के अंदर इस ऑयल के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है। तो हम क्या करते हैं? इस पेट्रोलियम को हीट देकर इनमें से हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी लिक्विड को हीट देकर उनमें से चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को अलग अलग करना बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पर, इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के तौर पर, और बहुत सारी, इतनी सारी ये सब प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो ये सारी के सारी प्रोडक्ट्स हम कहाँ से? पेट्रोलियम से निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? ये एक एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। बात एक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब भी यही है कि हम पेट्रोलियम को हीट देकर उनमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के तौर पर, ठीक है। इसे कहा जाता है रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल। तो रिफाइनिंग एक एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो किस तरीके से हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को 400 सेंटीग्रेड पे हम हीट करते हैं, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जिस कंटेनर में आप पेट्रोलियम को हीट करेंगे उस कंटेनर में एयर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को हीट करेंगे, अगर एयर होगी तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगी तो उसके साथ रिएक्शन करके कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसलिए हम पेट्रोलियम को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो बिल्कुल साफ सुथरे कंटेनर में उसको हीट करते हैं। तो पेट्रोलियम को जब हम 400 सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो इस पेट्रोलियम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती है। सबसे पहले इस हीट करेंगे 400 में, तो जो इसके अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड सबसे पहले वो क्या होंगे? बॉयल होके वेपोराइज हो जाएंगे। तो हम जैसे ही पेट्रोलियम को हीट करते हैं ना 400 सेंटीग्रेड पे, तो सबसे पहले इसमें से इसमें से पेट्रोलियम में से कुछ गैस निकलती है जिसमें हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो इसमें से पेट्रोलियम गैस जो कि बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट वाली होती है, सबसे पहले लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड निकलेंगे। तो इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले इसमें से लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड मिलते हैं जिनको हम पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और उस पेट्रोलियम गैस के अंदर ना 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन वाले कंपाउंड, मतलब मीथेन,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको पता है एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। और याद रखो एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो गैस होते हैं, गैस स्टेट में, ठीक है। उसके बाद इस पेट्रोलियम गैस के बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ी हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स निकलते हैं जिनको हम पेट्रोलियम ईथर कहते हैं। उसमें C5 मतलब के 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन, मतलब पेंटेन और हेक्सेन। तो इस तरीके से 2 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन और हेक्सेन इस टाइप के मिलते हैं। उसके बाद ना इसमें से फिर थर्ड कंपाउंड कौन सा मिलता है, फिर 6 और 7 वाले कंपाउंड मिक्स होकर मिलते हैं, अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलते हैं। हेक्सेन और हेप्टेन मिक्स होकर मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लिग्रोइन या नेफ्था कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर हमें क्या होता है कि हम इस पेट्रोलियम से क्या मिलता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। पेंटेन से लेकर डूडिकेन मतलब कि 12 हाइड्रोकार्बन तक, तो 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से लेकर 12 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन तक कंपाउंड मिलते हैं। तो उसके बाद हमें गैसोलीन मिलता है, पेट्रोल। और इस गैसोलीन पेट्रोल के अंदर C5 माने 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से लेकर 12 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन तक मिक्सचर होते हैं। ज्यादातर इसमें 12-10 वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए तो ये पेट्रोलियम और गैस के अंदर। इसी तरह उस पेट्रोल के बाद हमें इससे क्या मिलता है, हमें केरोसिन ऑयल मिलता है, मिट्टी का तेल, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद हमें जेट ऑयल मिलता है, जहाज के अंदर जो तेल ऑयल यूज किया जाता है वो। उसके बाद डीजल, ये इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो लेकिन केरोसिन और जेट ऑयल और डीजल इनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी का रेशो क्या होता है, C12 से लेकर 18 कार्बन तक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो 12 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से लेकर 18 हाइड्रोकार्बन तक रेंज में होते हैं, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से, ठीक है, होते हैं। उसके बाद हमें डीजल के बाद हमें क्या मिलता है, इससे हमें और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रोडक्ट लुब्रिकेंट ऑयल, मशीनों का तेल मिलता है। उसके बाद मोबिल ऑयल मिलता है। उसके बाद पैराफिन वैक्स, पैराफिन ऑयल मिलता है हमें, वो काफ़ी गाढ़ा होता है। उसके बाद ग्रीस मिलता है हमें। और उसके बाद जो पेट्रोलियम का जो आखिरी रेजिड्यू, जो रिमेनिंग हिस्सा जो नीचे बॉटम में पड़ा होगा, जो आखिरी हिस्सा जो बचता है उसको हम कहते हैं स्फाटा। और इस स्फाटा को हम कहते हैं पेट्रोलियम कोक। ये पेट्रोलियम कोक मतलब ये भी कार्बन है, ये कोक मीन्स कार्बन है ये भी, लेकिन ये पेट्रोलियम की रेजिड्यू मटेरियल होता है, हम इसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कोक कहा जाता है, ठीक है। तो स्फाटा को हम पेट्रोलियम कोक कहते हैं। और ये रिमेनिंग मतलब कि जो रेजिड्यू, पेट्रोलियम का जो रेजिड्यू बचता है हम इसको कहते हैं पेट्रोलियम कोक कहा जाता है, ये भी कार्बन का होता है, ठीक है। और ये स्फाटा आपने देखा होगा कि ये रोडों के ऊपर ये जो डांबर लगाते हैं ना, ये यूज करते हैं रोड्स के ऊपर ब्लैक कलर का, ये होता है बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है ज्यादा, ठीक है। तो इसको ना हीट गर्म करके पिघला कर इसको यूज किया जाता है रोड के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली स्फाटा होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम से निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हम रिफाइन करके इतनी सारी प्रोडक्ट्स, तो आपसे ऑर्डर भी पूछा जाता है पहले ये, ठीक है। अच्छा, इनमें से ना बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप बॉटम टू टॉप अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको पता है कार्बन कम होते जाते हैं कंपाउंड्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अगर बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर जाएंगे तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ज्यादा वॉलेटाइल है, नीचे वाले कम वॉलेटाइल। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम इधर ये गैस है, ये तो बहुत वॉलेटाइल है। फिर उसके बाद ये कम वॉलेटाइल, ये उससे कम वॉलेटाइल है। केरोसिन ऑयल उससे कम वॉलेटाइल है। क्यों, ऊपर से नीचे आएंगे तो वॉलेटिलिटी कम होगी और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, नीचे से ऊपर जाए तो कम होगी। इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो। इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कार्बन कम होते हैं, तो कम कार्बन वाले कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लेफ्ट नीचे से ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती जाती है। और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी, गाढ़ा, आपको पता है विस्कोसिटी क्या होगी, डेंसिटी और विस्कोसिटी क्या होती है। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो विस्कोसिटी कम होती जाती है, याद रखो, ठीक है। तो और डेंसिटी भी कम होती है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो विस्कोसिटी ज्यादा होती जाएगी। फ्लेमेबिलिटी भी टॉप, बॉटम टू टॉप, अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्लैमेबिलिटी भी बढ़ती है, मतलब इजीली बर्निंग का मतलब आसान होती जाती है। मतलब जो ऊपर वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ये आसानी से इजीली बर्न हो जाती, जल जाती हैं, कंबस्ट हो। और नीचे वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये जलती हैं लेकिन ये इजीली बर्न नहीं होती इनके मुकाबले में। तो ये बहुत ही फायर को जल्दी कैच करके जल जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी फ्लैमेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं बॉटम, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्लैमेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा फ्लैमेबल होते हैं, ये कम फ्लैमेबल होते हैं। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे
जाएंगे तो फ्लेमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि ये ऑर्डर देकर पूछेगा कि इनकी वॉलिटी, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था पेट्रोलियम। तो इस तरीके से ये 4 क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कितने सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोलियम से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो याद रखो ये चारों के चारों नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।